Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic criteria for decision making under risk. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी के रिलेशन में डिफरेंट क्राइटेरियाज को भी डिस्कस किया था और उसके साथ साथ इसके रेफरेंस में हमने न्यूमेरिकल को भी एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। क्या कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क का? इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन सिचुएशन इन विच मोर देन वन स्टेट ऑफ नेचर exists and the decision maker has sufficient information to assign probability values to the likely occurrence of each of these states। यानी कि रिस्क की जब बात की जाती है तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिसीजन सिचुएशन को डिफाइन करता है जहां हमें एक से ज़्यादा स्टेट ऑफ नेचर के एग्जिस्ट होने का पता चलता है और इसके साथ साथ हम इन स्टेट ऑफ नेचर को प्रॉपर प्रोबेबिलिटी भी असाइन कर सकते हैं। इतनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है कि हमें यह पता होता है कि किस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के साथ में डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर अकर होंगी और उसके अकॉर्डिंग हम इन डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर को एक प्रोबेबिलिटी असाइन करते हुए अपने डिसीजन मेकिंग को और इजी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अनसर्टेनिटी के कंपैरिजन में रिस्क में प्रॉपर और ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस अंडर रिस्क इज एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड, या फिर इसको हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का नाम भी देते हैं। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो क्राइटेरिया है डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस को इवेल्युएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क की सिचुएशन में, वो है आपका एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, या फिर हम इसे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का नाम भी देते हैं। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू का? शॉर्ट फॉर्म क्या हुई इसकी? दैट इज EMV। EMV is the average value of our decision when it is repeated several times and is obtained by summing the payoffs for each courses of action multiplied by the probabilities associated with each state of nature। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे रखा है EMV इन रेफरेंस टू द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस। हर एक कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम EMV को कैलकुलेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है समेशन I इज इक्वल टू 1 to m स्मॉल PIJ इंटू कैपिटल PI। ये इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। EMV है क्या? जब एक डिसीजन को रिपीट किया जाता है सेवरल टाइम्स तो इसकी एवरेज वैल्यू को हम EMV से डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ द टाइम्स एक पर्टिकुलर डिसीजन की वैल्यू को रिपीट किया गया तो उसकी एवरेज वैल्यू कंसिडर की जाती है। उस एवरेज वैल्यू को एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू का नाम दिया जाता है। और इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हर कोर्स ऑफ एक्शन के करस्पॉन्डिंग पे ऑफ की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और इसको इसके साथ में एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। और मतलब हर एक स्टेट ऑफ नेचर जो इसके साथ में स्टेट ऑफ नेचर एसोसिएटेड है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसका टोटल ऑब्टेन करके हमें EMV की वैल्यू मिल जाती है इन रेफरेंस टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज। जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था अभी, है ना, कि फॉर्मूला क्या है EMV का? फॉर डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस समेशन I इज इक्वल टू 1 to m PIJ इंटू PI। जहाँ स्मॉल PIJ इसका मतलब होता है पे ऑफ वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विद ईच स्टेट ऑफ नेचर NI एंड स्ट्रेटजी SJ। तो हर एक स्ट्रेटजी NI और स्ट्रेटजी SJ के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमें एक पे ऑफ वैल्यू मिलती है, उसे हम PI से डिफाइन करते हैं। और कैपिटल PI का मतलब होता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ स्टेट ऑफ नेचर NI, यानी कि एक NI स्टेट ऑफ नेचर के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैपिटल PI से डिफाइन करते हैं, उसे आप डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ M क्या है? दैट इज द पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर नंबर्स, यानी कितने नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर्स है इसको हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। अगर 3 स्टेट ऑफ नेचर्स है तो m इक्वल टू 3 हो जाएगा, 4 स्टेट ऑफ नेचर है तो m इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हैं और EMV की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। So this is about the concept of EMV.
नाउ वी कम टू द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग EMV. तो वेरियस स्टेप्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ विच द EMV कैन बी कैलकुलेटेड. तो क्या क्या है वो स्टेप्स? सो लेट अस हैव अ look over the steps which are followed in case of calculating EMV. So these all are the different steps involved in calculating expected monetary value or EMV. Very first step is construct a payoff matrix listing all possible state of nature and courses of action. आपको different state of nature दे रखे होंगे, different courses of action दे रखे होंगे. हर स्टेट ऑफ नेचर और कोर्स ऑफ एक्शन के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर आपको एक पे ऑफ वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी और उसको आप नोट डाउन करते हुए एक पे ऑफ मैट्रिक्स को सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो पहले स्टेप में आपको डिफरेंट पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर और कोर्सेज ऑफ एक्शन के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर एक पे ऑफ मैट्रिक्स को प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट कर लेना है. कंस्ट्रक्ट जब हो जाएगी देन यू विल मूव टू द सेकंड स्टेप. द सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 इज एंटर द कंडीशनल पे ऑफ वैल्यूज एसोसिएटेड with each strategy and state of nature along with the probability of occurrence. पहले तो आपने पे ऑफ मैट्रिक्स डिजाइन कर लिया, ठीक है. अब उसके अंदर आपको कंडीशनल पे ऑफ वैल्यूज को एंटर करना है. तो हर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी और स्टेट ऑफ नेचर के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपको पे ऑफ वैल्यूज कंसीडर हो जाएंगी. इसको आपको एंटर कर लेना है पे ऑफ मैट्रिक्स में और इसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है अंडर स्टेप नंबर 2. इसके रिगार्डिंग प्रॉपर कंडीशंस दे रखे होंगे. मान लीजिए कि 3 स्टेट ऑफ नेचर हैं, N1, N2, N3 और 4 स्ट्रेटजीज हैं, S1, S2, S3, S4. तो S1 स्ट्रेटजी को जब हम लेके चलेंगे तो N1 स्टेट ऑफ नेचर में एक कंडीशनल पे ऑफ वैल्यू आएगी इसकी, ऐसी N2 स्टेट ऑफ नेचर में आएगी, ऐसी N3 स्टेट ऑफ नेचर में आएगी. इसी तरीके से स्ट्रेटजी S2 की कंडीशनल पे ऑफ वैल्यू जाएंगे निकलकर S1 स्ट्रेटजी के रेफरेंस में, S2 स्ट्रेटजी के रेफरेंस में, S3 स्ट्रेटजी के रेफरेंस में. ऐसे ही हर स्ट्रेटजी के और स्टेट ऑफ नेचर के रेफरेंस में हमें कंडीशनल पे ऑफ वैल्यूज मिलेंगी जिसे हम इस पे ऑफ मैट्रिक्स में, जिसे हमने स्टेप 1 में कंस्ट्रक्ट किया है, नोट डाउन कर लेंगे और हर स्टेट ऑफ नेचर की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है इसको भी प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लिया जाएगा. क्लियर? नाउ वी विल कम टू द स्टेप नंबर 3. क्या करना है स्टेप नंबर 3 में? मल्टीप्लाई द कंडीशनल पे ऑफ बाय द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज एंड कैलकुलेट EMV फॉर ईच कोर्स ऑफ एक्शन. बहुत सिंपल सा स्टेप है. जो आपने कंडीशनल पे ऑफ वैल्यूज को ऑब्टेन किया है अंडर द स्टेप नंबर 2, उसे आपको उनके साथ में एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई कर देना है और कंडीशनल पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनका आपको EMV कैलकुलेट करना है बाय टेकिंग देयर टोटल. तो इनकी टोटल वैल्यूज को आप काउंट करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद और उस तरह से आपके पास हर पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन या हर पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के रेफरेंस में EMV की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी अंडर द स्टेप नंबर 3. अब हर कोर्स ऑफ एक्शन के रेफरेंस में आपके पास EMV की वैल्यू आ गई है तो आप मूव करोगे टू द स्टेप नंबर 4. और स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? स्टेप नंबर 4 कहता है नाउ ऐड दीज वेटेड वैल्यूज फॉर ईच कोर्स ऑफ एक्शन. क्योंकि EMV की वैल्यू आपको इंडिविजुअल बेसिस पर ऑब्टेन हुई है तो आपको क्या करना है, आपको इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है जिससे कि हर कोर्स ऑफ एक्शन के रेफरेंस में आपके पास वेटेड वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएं. तो EMV की वैल्यू आपने निकाली थी फॉर्मूला यूज करते हुए समेशन स्मॉल Pij इनटू कैपिटल Pi. ये फॉर्मूला यूज करते हुए आपने हर एक पर्टिकुलर पे ऑफ वैल्यू के करस्पॉन्डिंग EMV की वैल्यू को कैलकुलेट किया था. अब स्टेप 4 में आप क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज को डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन के रेफरेंस में ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे. ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद now you will move to the step number 5 and this step number 5 is select the course of action or strategy that yields the optimum EMV. क्या करना है आपको इस स्टेप में? आपको उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन या स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर लेना है जो आपको ऑप्टिमम EMV, ऑप्टिमम मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रही हो,
तो ईएमवी की वैल्यू जिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन या स्ट्रेटजी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होगी उसे हम एज अ फाइनल स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लेंगे। दैट इज क्लियर। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। मैं एक बार इन स्टेप्स को फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। स्टेप नंबर 1 क्या था आपका? द वेरी फर्स्ट स्टेप वाज द कंस्ट्रक्ट अ पे ऑफ मैट्रिक्स लिस्टिंग ऑल पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन। यानी कि आपको डिफरेंट पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर और कोर्सेज ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग एक पे ऑफ मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर देना है। इसके बाद आपको स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करना है। दैट इज एंटर द कंडीशनल पे ऑफ वैल्यूज एसोसिएटेड विद ईच स्ट्रेटजी एंड स्टेट ऑफ नेचर अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। यानी कि हर स्ट्रेटजी और हर स्टेट ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग आपको कंडीशनल पे ऑफ वैल्यू को डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है, उसे पे ऑफ मैट्रिक्स में एंटर कर देना है और उसके साथ में एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी को भी आपको एंटर कर देना है। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3 की तरफ आप जाएंगे जहां आप कंडीशनल पे ऑफ को उसके साथ में एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप हर पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग ईएमवी की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे। ईएमवी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के बाद आप मूव करेंगे स्टेप नंबर 4 की तरफ। इस स्टेप में क्या करेंगे? हर पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग आपने जो इंडिविजुअल ईएमवी की वैल्यू डिटरमाइन की है उसकी आप वेटेड वैल्यूज उसको ऐड करके वेटेड वैल्यूज को डिटरमाइन कर लेंगे। वेटेड वैल्यूज आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद आप मूव करेंगे स्टेप नंबर 5 की तरफ और स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है? सेलेक्ट द कोर्स ऑफ एक्शन और स्ट्रेटजी दैट इज द ऑप्टिमम ईएमवी। यानी कि आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फाइनली सेलेक्ट कर लेना है, उस कोर्स ऑफ एक्शन को फाइनली सेलेक्ट कर लेना है जिसके करस्पॉन्डिंग ईएमवी की वैल्यू ऑप्टिमम होती है या फिर वो मैक्सिमम ईएमवी की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता है। और इस तरह से आप डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में एक प्रॉपर ऑप्टिमम स्ट्रेटजी को ऑप्टिमम ईएमवी के बेसिस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके रेफरेंस में डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर अप करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।